जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम सेट नंबर 14 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से टोटल 13 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में बाकी 12 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये सेट नंबर 14 समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा और मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए, जो भी भाई इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं मेरे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो का थोड़ा सा हट कर है, देखिए इसीलिए बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जितना भी क्वेश्चन मेरे भाई हम सेट में डालते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा उससे कहीं हाई लेवल का रहता है, उससे तो लो लेवल सोचिए मत, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है हम खुद से एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है P जो है Q को 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है ना। वह कुल टोटल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात जो है 5:2 है, तो आपसे पूछ रहा कि भुगतान में 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही तगड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कीजिए और वीडियो पॉज करके कीजिए, ठीक है ना। देखिए तब तक हम बना रहे हैं। बोल रहा है PQ को 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करना। तो देखिए सिक्का कितना कितना का है, 2 रुपये का है, फिर 5 रुपये का सिक्का है, उसके बाद कितने का है, 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है ना। उसके बाद टोटल इस सिक्के के रूप में उसको 150 रुपये देना है और टोटल 50 सिक्का का उपयोग करता है, मतलब टोटल सभी सिक्के मिलाकर 50 सिक्का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, और 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया है 5:2 है, ठीक है ना। तो 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, 2 और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात। तो देखिए जब भी अनुपात में रहता है तो कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, हमेशा बताता हूँ, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई एक वेरिएबल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये वेरिएबल x जुड़ा होगा दोनों के साथ। तो अब उसके बाद देखिए सिक्का जो है 2 रुपये और 5 रुपये का 5:2 के अनुपात में, मतलब टोटल कितना है मेरे भाई, 7x सिक्का है टोटल, लेकिन हमको टोटल 50 सिक्कों का उपयोग करना है। तो बाकी जो 10 रुपये का सिक्का वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का टोटल मिलके 7x होता है। तो बाकी 10 रुपये का सिक्का कितना बचेगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 50 - 7x बच जाएगा, इतना सिक्का होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सिक्कों का अनुपात दिया हुआ और ये जो है ना 2 रुपये का सिक्का, ये 5 रुपये, 10 रुपये का। अब यदि मेरे भाई इसको रुपया में हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 रुपये का सिक्का 5x के रेशियो में है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 10x रुपया हो जाएगा ना, 10x रुपया। फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी 10x रुपया हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 × 50 - 7x डायरेक्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 500 - 70x इतना रुपया होगा, बराबर मेरे भाई यही तीनों रुपया बन गया और यही तीनों रुपया का योग जो है 150 के बराबर हो जाएगा। 150 रुपया का भुगतान करना है ना, 150 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जोड़ते हैं तो क्या होगा, 10 × 10 20x, 20x में से 70x घटेगा तो -50x आएगा, तो ये 500 है, ठीक है ना। 500 - 50x बराबर 150 है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ से x बराबर हम निकाल लेंगे, x बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से x बराबर निकलेगा 50x बराबर मेरे भाई हो जाएगा 350। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर 7 आया, ये क्या आया, सिक्कों का बोल रहा, सिक्के का जो ये इसके साथ x लगा हुआ, इसका मान आया 7। तो अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए, तो 10 रुपये का इतना सिक्का उपयोग हम किए हैं ना, टोटल 5x और 2x 7x ये सिक्का हो गया, बचता है 10 रुपये का सिक्का 50 - 7x, तो ये सिक्का है, मतलब इतना का मान पूछ रहा है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 10 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा, 50 - 7 × 7 कितना होगा, 49।
बराबर कितना आ गया मेरे भाई 1 आ गया, यानी एक सिक्का है जो 10 रुपये का प्रयोग किया गया। और आपसे यही पूछ रहा था 10 रुपये के सिक्के कितने उपयोग किए गए, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सिक्का आया मेरे भाई, और सिक्का नहीं आया सिर्फ, तो ऐसा 2 रुपये का सिक्का है तो रुपया में हम कन्वर्ट करेंगे 150 रुपये बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, करेंगे। जैसे 2 रुपये का 5 सिक्का है, 5 सिक्का है ना, तो टोटल कितना रुपया होगा, तो 5 गुने 2 कर देते हैं, 10 रुपया बोलते हैं किया है ना। तो इसी तरीके से किया, टोटल रुपया 150 के बराबर, बाकी उसके बाद सिक्कों की संख्या निकालनी है। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, और ये जो मेथड है मेरे भाई सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है भाई इस बार सीजीएल के एग्जाम देने वाले वो सभी के सभी उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कुछ देर में। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बीच का कोण जो है वो 40 डिग्री है। अन्य 2 कोणों के समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर बोल रहा एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लें। साथियों अभी लाइट कटी हुई है और माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है मेरे पास जहाँ मैं बता रहा हूँ, तो अपना थोड़ा सा विंडोज खोल चुका हूँ और रूम का गेट। ठीक है ना, तो हो सकता है इस पर रिफ्लेक्ट हो लाइट, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, और बोल रहा है इसकी बराबर भुजाओं के बीच का कोण, मान लेते हैं बराबर भुजाओं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है ना, इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण जो है मेरे भाई वो 40 डिग्री है। तो इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण ये कितना है मेरे भाई 40 डिग्री है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का कोण यही ना होगा। उसके बाद 40 डिग्री है, बोल रहा है कि अन्य 2 कोणों के समद्विभाजक, मतलब अन्य 2 कोण कौन सा है मेरे भाई, ये है, इसके समद्विभाजक एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो आप देखिए इन दोनों का कोण समद्विभाजक नाम दे देते हैं, सबसे पहले ए बी और सी है। ठीक है ना, उसके बाद इसके समद्विभाजक, अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर हम करते हैं इसके समद्विभाजक। ठीक है ना, अब कोण बी का समद्विभाजक हम कर देते हैं। ठीक है ना, और कोण सी का समद्विभाजक करते हैं मेरे भाई, वो मान लेते हैं पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है एंगल बी ओ सी बराबर कितना डिग्री होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, अब कुछ साथियों के मन में ये सवाल आएगा, भाई अंदर ही इंटरसेक्ट करा, क्यों आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बाहर तो भी हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल बाहर भी हो सकता है इस तरीके से, लेकिन यदि बाहर होता ना तो वो बता देता कि भुजा ए बी को आगे बढ़ाने पर और भुजा ए सी को आगे बढ़ाने पर उसके बाद उस दोनों एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट करते हुए एक कोई पॉइंट पर कट करती है। ठीक है ना, तो उस एंगल का आपसे माप पूछता, तो जब तक ना बोले बाहर तब तक नहीं करना, अंदर ही करना, सिंपल लेकर चलना है। ठीक है ना, जो हम लोग करते आए हैं शुरू से। तो देखिए अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये एंगल आपसे पूछ रहा, तो मैं आपको बताया हूं ना, कोई भी त्रिभुज हो मेरे भाई, कोई भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं समद्विबाहु त्रिभुज, कि जब ये दोनों एंगल बाइसेक्ट करके पॉइंट ओ पर कट करती है तो एंगल बी ओ सी का मान जो होता है मेरे भाई, एंगल बी ओ सी जो होता है वो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाता है। ठीक है ना, एंगल ए बाई 2। ठीक है ना, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए का मान कितना है 40 डिग्री, 40 बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा मेरे भाई, 90 और 20 कितना हो जाएगा, तो 110 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी एंगल बी और सी बराबर 110 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर ए। एक और एडिशनल चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन में 2 चीज बता देते हैं, थोड़ा सा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आप लोगों को, जैसे अब ये अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, बाहर भी एक केस बनता है इंटरसेक्ट करता है मेरे भाई, इस ए बी भुजा को बढ़ाते हैं,
फिर AC भुजा को भी पढ़ाते हैं। अब ये जो एंगल B है और एंगल C है जो मेरे भाई, ये समद्विभाजक होता है इस तरीके से, पॉइंट मान लेते हैं I पर कटता है, तो आपसे कभी कभी ये पूछ देगा एंगल BIC का माप क्या होगा, ठीक है ना। तो BIC का माप पूछेगा मेरे भाई, तो ये उस कंडीशन में तो ये तो रहेगा नहीं रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, और एंगल आपको दे देगा, ठीक है ना। तो एंगल BIC बराबर हो जाता है मेरे भाई, एंगल BIC बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता है, बाकी चीजें वही रहता है, ठीक है ना। तो ये एक ही क्वेश्चन में देखिए दो आपको बता दी हैं चीज, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन जितना आएगा उससे रिलेटेड एडिशनल जो चीजें देने का रहेगा ना, सब दे देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये 2 चीज आपके सामने है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बहुत ही तगड़ा सवाल है। बोल रहा कि एक रोलर की त्रिज्या जो है वो 49 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और इसकी लंबाई जो है 200 सेंटीमीटर है। आगे बोला गया कि एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार चलने के लिए 700 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक। तो पूछा है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रहे कि पाई का मान जो है 22/7 का प्रयोग करना है, और ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए एक रोलर है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ और लंबाई दिया हुआ। अब रोलर कैसा है, अब देखिए इस ये जो मार्कर दिख रहा है ना, बस यही इसी को रोलर आप समझिए, ठीक है ना। रोलर कुछ इसी तरीके का होता है ना। तो एक रोलर है, मैं फिगर से भी बता देता हूँ, हालांकि ये मार्कर सबसे परफेक्ट एग्जांपल होगा। तो देखिए ये रोलर है, ठीक है ना। असल में रोलर नहीं बोल रहा कि बेलनाकार टाइप का है, ठीक है ना, ये रोलर है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है मेरे भाई R बराबर जो है 49 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 49 सेंटीमीटर दिया हुआ। उसके बाद इसकी लंबाई दी हुई है, लंबाई मतलब ये दिया हुआ है मेरे भाई 200 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब क्या है मेरे भाई, लंबाई बोले तो इनडायरेक्टली बोला है ऊंचाई, इस बेलनाकार जो है ना रोलर की ऊंचाई दिया हुआ। तो ठीक है कोई बात नहीं, लंबाई लिख देते हैं 200 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे भाई बोल रहा है खेल के मैदान को उसको समतल करना, ठीक है ना। तो एक बार चलने के लिए 700 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, एक बार चलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक बार चलता है ये रोलर, एक बार मान लिया जाए ये है ना, ये घूमता है एक बार रोलर मेरे भाई इस तरीके से। तो कितना बार एक बार में घूमेगा, 2πr घूमेगा, ठीक ना। मान लिया यहाँ से स्टार्ट हुआ घूमना, तो यहाँ घूमेगा घूमेगा घूमेगा, यहाँ तक फिर आ जाएगा, तो एक बार 2πr घूमेगा। 2πr करता है एक बार में, मान लेते हैं 2πr एक बार में करता है मेरे भाई, करता है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमको देखिए यहाँ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो एक बार घूमता है मेरे भाई 2πr, तो घूमता ही है, लेकिन ये जो हाइट है ना, लंबाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही तो 2πrh होता है ना, 2πrh, एक बार में 2πrh होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक बार में इतना घूमता है, लेकिन उसको 700 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्या करेंगे हम, 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एक बार में 2πrh घूमता है इतना क्षेत्रफल, तो 700 बार घूमता है, तो 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 700 इंटू 22/7 करेंगे, इंटू R का मान कितना है मेरे भाई 49, इंटू H का मान कितना है 200। अब देखिए क्या होगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमको आंसर किस फॉर्म में है मेरे भाई, तो आंसर जो है वो 10⁴ के फॉर्म में, या 10⁻³ या 10⁻², यानी 10 के पावर पहले निकालते हैं सबसे ज्यादा कितना होता है, 10⁻2 यहाँ, 10⁻2 यहाँ। तो 10⁻4 तो ऐसे ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो 10⁻4 ऑप्शन देख रहे हैं, ए और बी ही है, तो बाकी 2 ऑप्शन छट गए, यहीं से एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ 49 है और यहाँ 11 है, ठीक है ना। 49 यहाँ 11 दिख रहा है ना, और यहाँ 49 दिख रहा है, 7 और 11 हो, 7 का कोई मल्टीपल ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर कोई बाकी 2 ऑप्शन में, तो बोलिए 7×6 42, 1 7 × 7 7 42, ये हो रहा है, ये 7 42 7 ये नहीं हो रहा, 7 का मल्टीपल नहीं है मेरे भाई, 7 का ये मल्टीपल नहीं है, तो हम कोई जरूरत नहीं इसको मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर देंगे, क्लिक तुरंत, ठीक है ना, बिना सोचे समझे। क्योंकि यहाँ पर देखिए
हम 10 की पावर 4 तो होगा, इनमें 2 जीरो है तो 10 की पावर 4 आ गया। ऑप्शन ए और बी ही दो में से कोई एक होगा, सी और डी खत्म। अब देखिए 49 है, इसको क्या हम 7 इंटू 7 लिखे ना, 7 का फैक्टर है ना, और ये 22 जो है मेरे भाई 11 का फैक्टर है। तो या तो हम 7 का मल्टीपल देख लेते हैं या 11 का मल्टीपल देख लेते हैं। चलिए 11 का देखते हैं। देखिए 4 एक 5, 5 में से 5 गया 0, तो 11 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए कि अल्टरनेट का जो नंबर हो डिजिट, उसका सम का डिफरेंस जो है या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, तो वो 11 से डिविजिबल होती है संख्या। जैसे 4 और 1 कितना होगा 5, और फिर अभी अल्टरनेट दूसरा जुड़ेगा, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 माइनस 5 0, 11 का मल्टीपल हो गया, 11 से कटेगा, तो मतलब ये ऑप्शन सही है। अब देखिए ये करेंगे 4 2 6, 6 में से 3 2 5, एक आता है, बिल्कुल भी ये नहीं होगा 11 से डिवाइड, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसे भी 7 से भी देख सकते हैं, आपका जो मन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना, ठीक है ना। पूरा गुना करने में मत लग जाना, पूरे कैलकुलेशन करने में जितना संभव हो सके देख लेना ऑप्शन, यूनिट डिजिट देख लेना, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लेना, जो लगे सेटिस्फाई कर रहा है उसको मार कर निकल जाना, ठीक है ना मेरे भाई। ये है स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड सोल्व करने का तरीका, ठीक है ना। पसंद आ रहा है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि जो है 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि जो है वह धनराशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए हम टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी ऑलरेडी करा चुके हैं। जो भी भाई नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश है कि आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। वो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज जाकर देखिएगा, उसके बाद आइएगा कि कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को यदि मेरे भाई बेसिक तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसको बेसिक तरीके से बनाकर देखिएगा कितना समय लगेगा, और जो मैं तरीका अभी बताने वाला हूँ उस तरीके को आप फॉलो करके बनाइएगा। देखिए एकदम 5 सेकंड के अंदर मेरे भाई क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जब भी मेरे भाई लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ चीज़ें, कोई धन साधारण ब्याज पर एक धनराशि जो है ना, कोई धन साधारण ब्याज पर 7 T1 वर्ष में, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर पर T1 वर्ष में मेरे भाई N1 गुनी हो जाती है, ठीक है, N1 गुनी हो जाती है। और वही धन, ठीक है ना, सेम धन सेम रेट पर यानी समान दर पर T2 वर्ष में मेरे भाई T2 वर्ष में N2 गुनी हो जाती है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा, मैं बता रहा हूं, जो लिख रहा हूं लिख लीजिएगा, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1, ये होता है मेरे भाई रिलेशन, ठीक है ना। ध्यान से जो मैं बोला हूं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, उसको लिख लीजिएगा। जब कोई धनराशि एक साधारण ब्याज दर पर T1 वर्ष में N1 गुनी हो जाती है, और वही धनराशि जो है समान दर पर T2 वर्ष में जो है N2 गुनी हो जाती है, तो T1 और T2 के बीच का रिलेशन जो होता है इतना होता है, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम आसानी से सोल्व करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाए, मतलब T1 दिया हुआ है, T1 7 दिया हो बटे T2, हमसे T2 ही पूछ रहा है कितने वर्ष में, तो T2 मान लेते हैं बराबर पहला बार कितना गुना हो गया 2 गुना, तो 2 माइनस 1 कर देंगे मेरे भाई बटे, और उसके बाद दूसरे बार में कितना हुआ, दूसरे वर्ष में T2 के लिए 4 गुना यानी 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 कितना होगा, ये 1 बटे 3, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 21 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है देखिए 21 वर्ष, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ये मेथड बताएं आपको, बेसिक मेथड से खुद बनाइए आप, और इस क्वेश्चन को देखिए कितना टाइम लगता है बेसिक मेथड बनाने में, ठीक है ना। तो ये सीधे डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, और ये फार्मूला काम करता है, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मत लगा देना, उसके लिए अलग फार्मूला है, आएगा धीरे धीरे सब चीजें है ना क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ही, और देखिए एक और चीजें लिख लीजिए इसी के अलावा, इसी से रिलेटेड एक और है, जब इसका जस्ट एक और चीज है कि जब एक कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित समय में R1% की दर से मेरे भाई R1% की दर से N1 गुना हो जाती है, ठीक है ना, और वही जो है धनराशि सेम साधारण ब्याज की दर पर, मतलब सेम समय के लिए
R2 प्रतिशत की दर से मेरे भाई, R2 प्रतिशत के दर से N2 गुनी हो जाती है। तो R1 और R2 के बीच का रिलेशन फिर लिख लेना, R1 बटे R2 बराबर सेम वही होता है N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1, ये लिख लेना, ठीक है ना। बस यहाँ पर क्या था ना, यहाँ देखो क्या ये दर बराबर है, उस कंडीशन में समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा तो R1% की दर से बोलेगा N1 गुना हो जाती है, फिर अगला बोलेगा R2% की दर से N2 गुना हो जाती है, सेम उसी उतना ही समय के लिए और उतना ही राशि के लिए, ठीक है ना, उतना ही राशि पर। तो इस तरीके से दोनों आप फार्मूला याद कर लीजिए मेरे भाई, और दोनों फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में काम करता है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को देखिए बेसिक मेथड से बनाइए, बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। समझ आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोट एंड स्ट्रीम का है। बोल रहा कि एक आदमी जो है स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है ना। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है। तो आपसे पूछ रहा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए धारा के प्रतिकूल जो नाव चलाता है जितना समय लगता है ना, वो धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना लगता है, लगेगा भी मेरे भाई। धारा के प्रतिकूल आप जा रहे हैं तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट यदि सोल्व करने का रहेगा ना, तो देखिए मैं क्या करता, सीधे नाव की चाल क्या होता है मेरे भाई, x मान लेते हैं या u मान लेते हैं कुछ लोग, जिसे नाव की चाल क्या मान लेते हैं, नाव की चाल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नाव की चाल मेरे भाई कुछ लोग u मान लेते हैं, कुछ लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, जो भी है जिस यूनिट में है। और धारा की चाल क्या मानते हैं, तो धारा की चाल मान लेते हैं मेरे भाई, या तो v मान लेते हैं या जो है y किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसको सीधे लिख रहे हैं कि जब धारा के प्रतिकूल मतलब क्या हो जाएगा, चाल नाव की धारा के प्रतिकूल u माइनस v हो जाएगा मेरे भाई। तो धारा के प्रतिकूल लगने वाले समय जो है ना, वो धारा के अनुकूल यानी u प्लस v होगा, धारा के अनुकूल इसका चाल लगने वाले समय का जो है ये दुगना लगता है, ठीक है ना। तो ये दुगना लगता है मेरे भाई, लगता है ना दुगना, तो ये दुगना कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, अब u बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो u बराबर 3v हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 2u और इधर आएगा u, तो कितना बचेगा u, और इधर माइनस 2v उधर चला जाएगा, v प्लस 2v 3v। अब देखिए आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल सकता है, नाव चला सकता है, यानी ना आदमी की चाल जो है ना, आदमी की चाल यानी नाव की चाल, सॉरी नाव की चाल मेरे भाई, नाव की चाल दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यानी u का मान मेरे भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, तो v का मान कितना होगा, ये 18 दिया हुआ मेरे भाई, 18 बराबर 3v, तो v बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्या किसकी चाल, धारा की चाल, ठीक है ना, आ गया। लेकिन असल में आप बोलिएगा भाई ये चाल में आप 2 टाइम मल्टीप्लाई क्यों कर दिए, यहाँ बोल रहा है समय लगने वाले समय से दुगना है, ठीक है ना। तो देखिए असल में होता क्या है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, होता क्या है जिसे देखिए समय बराबर एक बार धारा के डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेगा मेरे भाई, मान कर चलेंगे डिस्टेंस सेम ही, डिस्टेंस की बात नहीं किया है तो सेम डिस्टेंस एक बार जाता है यहाँ से लेकर वहां तक, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, सेम डिस्टेंस आता है, एक बार धारा के साथ जाता है, दूसरी बार धारा के विपरीत आता है। तो देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, एक बार मान लेते हैं धारा के साथ जा रहा है मेरे भाई, एक बार जो है धारा के फिर समय लगेगा अपनी जो है ये समय बराबर दूरी बटे चाल, धारा के विपरीत जा रहा है, तो धारा के विपरीत जो जा रहा है इसको समय दुगना लग रहा है मेरे भाई, धारा के साथ जाने वाले समय से लगेगा भी, लगेगा ना, धारा के विपरीत जा रहा है तो समय दुगना होगा ना, और ये धारा के साथ जा रहा है समय t मान ली। अब देखिए असल में क्या होता है, दोनों को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो आप देखिए 1/2 बराबर u माइनस v बटे u प्लस v हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो देखिए 2 इंटू फाइनली u माइनस v बराबर u प्लस v आया ना, सेम चीज आया ना मेरे भाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे इतना रामायण महाभारत नहीं लिखना, डायरेक्ट ये लिख देना, ठीक है ना। इसीलिए समझा दिए दोनों तरीके से ताकि समझ आए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ आया होगा, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए रेशियो का, बहुत ही सिंपल सवाल है, हालांकि इस तरीके का सवाल एकदम हूबहू मेरे भाई आपको बताए हैं, इसका ट्रिक भी किस तरीके से किया जाता है
आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, 2 से 3 मिनट का वो वीडियो होगा, रेशियो का ही होगा, ठीक है ना। और भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स बताएं, एडिशनल जो है रेशियो का ट्रिक जो है ना वो बताएं। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है A/B जो है मेरे भाई 3:7 है, ठीक है ना। और जब B/C दिया हुआ है मेरे भाई कितना है 2:5। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, 2:5 दिया हुआ है ना, A/B बराबर इतना, B/C बराबर इतना। तो आपसे ABC रेशियो पूछेगा ना, तो क्या करना है इसे देखिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। A/B बराबर जो भी दिया हुआ और B के सामने B/C कर दीजिए, ठीक है ना, बस। अब देखिए ये क्या होगा मेरे भाई, A/B/C क्या होगा, A रेशियो का A इंटू बी कर दीजिए मल्टीप्लाई, फिर B को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर B को C से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब A इंटू बी हो जाएगा मेरे भाई रेशियो, B इंटू बी हो जाएगा मेरे भाई रेशियो, B इंटू सी हो जाएगा, यही ABC का रेशियो होगा। तो देखिए लिख देते हैं, पहले 3:7 है, उसके बाद आगे क्या है 2:5, तो 2:5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रेशियो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 रेशियो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 आ जाएगा। तो 6:14:35। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी A/B दिएगा और B/C दे देगा तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप बहुत छोटा चीज है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं था इसमें। साथियों एक और सवाल है, देखिए इलेक्शन पर आधारित है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि 2 उम्मीदवारों A और B के बीच हुए एक चुनाव में A को डाले गए कुल मतों का जो है 33% मत मिला, ठीक है ना। और फिर भी वह जो है 55,522 मतों से चुनाव हार गया। तो आपसे पूछ रहा है बी को कुल कितने मत मिले, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले बिना कैलकुलेशन किए देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से बनता है या नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो हम जितना संभव हो सके एकदम पेन कम से कम चलाना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन कम से कम करना। तो देखिए 2 कैंडिडेट है मेरे भाई, कैंडिडेट और कैंडिडेट बी है, ठीक है ना। तो कैंडिडेट ए को मिलता है 33%, तो कैंडिडेट बी को कितना मिलेगा, टोटल मान कर चलते हैं किसी भी चुनाव में 100% वोट होता है, ठीक है ना, वोटिंग होता है, जितना भी वोट हुआ हो वो 100% मान कर चलते हैं। तो देखिए ए को 33% मिला है, तो बी को कितना मिला होगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 67% मिला होगा। अब देखिए पूछ रहा है बी को कुल कितने मत मिले, इन जितना भी मत मिला होगा मेरे भाई, मान लें टोटल वोट भी है, इसका 67% बी को मिला होगा, यही तो 67%। इन 67 का मल्टीपल कोई ऑप्शन देख लेते हैं, 67 का मल्टीपल है तो मेरे भाई 67 का मल्टीपल अब जब देखने जाइएगा तो आप पता लगेगा, यही करते रह जाइएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। 7, 10, 7, 11 रहता, 9 रहता, तो ये सब का देख लेते हैं आराम से, लेकिन 67 का है, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप 67 करते रह जाइएगा मेरे भाई, हो सकता है और 1-2 ऑप्शन मिल जाए तो, है ना। तो आप सबसे बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा करिए कैलकुलेशन, ठीक है। आप देखिए बी को 67% मिल रहा है, ए को 33% मिल रहा है, तो मेरे भाई फिर भी हुआ जो है ना 55,522 मतों से चुनाव हार जाता है, यानी ए को 33% मिलता है तो भी इतना मतों से हार जाता है। तो किसके कारण बी, इसमें विनर जो है विजेता बी होगा। तो मेरे भाई 55,522 वोट से हार रहा, किसके कारण, ये जो इससे ज्यादा मत प्राप्त किया 67%, ये 33 किया, कितना किया मेरे भाई 34%, यही 34% ज्यादा ये किया इससे, तब जाकर ये हार रहा, ये या तो फिर इससे 34% ये कम प्राप्त किया तभी हार रहा, यानी 34% के कारण ही वो 55,522 वोट का फर्क पड़ रहा। तो आपसे पूछ रहा है कि बी को कितना मिला, यानी 67% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 67% बराबर हो जाएगा मेरे भाई 55,522 बटे 34 इंटू 67, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 से काटते हैं, 2 17 2 34। अब यहाँ पर देखिए हाँ बटे 17 है मेरे भाई, यहाँ ये 34 है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग करेंगे यूनिट डिजिट के हिसाब से सॉल्यूशन बिल्कुल करना है। देखो 7 × 14 है, यूनिट डिजिट 4, फिर नीचे 4 से डिवाइड करेंगे, यूनिट डिजिट 4 है, मतलब 1 लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा ऑप्शन में, आंसर में। तो 1 देखिए तीन ऑप्शन में, यहाँ तो हाथ पैर नहीं काम करेगा ना।
अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो 17 बार में काटते हैं, 2 17 34, 17 तिया 51, 4 17 दूना 34, 1 11, तो कितना हो जाएगा 17 छक्की 102, 17 छक्की 102, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर 2 से काटते हैं तो 16 33 आएगा मेरे भाई, तो 16 33 इंटू 67 कर देंगे ना, तो 16 33 इंटू 67 करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी कुछ देखेंगे फैक्टर करके उसका मल्टीप्लिकेशन, तो बेहतर है देखिए यहाँ 23 का फैक्टर होगा, ठीक है ना, 23 का, तो 23 से देखिएगा कोई कट रहा नंबर तो मेरे भाई बिल्कुल मत करना, ठीक है ना, चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना, श्योर भी हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना, हर जगह ये मत करते रहना, ठीक है ना। तो 1633 इंटू 67 करेंगे, 27 के बाकी 2, 27 2 तारीख के 3 बाकी 2, ये हो जाएगा 64 42 2 44 के 4 बाकी 2 7 2 9, ये हो जाएगा 18 के 8 बाकी 1 19 के 9 बाकी 1 96 97, तो कितना 1 11 के 1 बाकी 1 14 के 4 बाकी 1 16 9 7 16 1 17 का 7, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, 1 8 3 11 9 4 13 1 14 के 4 बाकी 1, ये 14 18 के 8 बाकी 1 14 18 19 के 9 बाकी 1 14 36 37 के साथ बाकी 3 3 9, ठीक है, 11 के 1 बाकी 1 9 4 13 14 के 4 बाकी 1 17 के 7 बाकी 1 10 10 74 11, कोई ऑप्शन है 10 74 11, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं ना, 1 मिनट, 1633 को 67 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 के बाकी 23 के 3 बाकी 2 42 2 44 के 4 बाकी कितना होगा 4 7 4 11 होगा, ठीक है ना, तो आप देखिए हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 10 94 11, ठीक है ना, ये आंसर होगा ऑप्शन 10 94 11, ऑप्शन यही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ऐसे देखिए यूनिट डिजिट के हिसाब से देखें तो थोड़ा लंबा हो गया, नहीं समझ आ रहा तो आप इतना कर लीजिए, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है दोनों वृत्तों के बीच की दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है और ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके का सवाल हमेशा पूछता है मेरे भाई, एक ना एक सवाल जरूर पूछता है, और इस तरीके का क्वेश्चन में 2 केस बनता है, मैं बता रहा हूँ। एक होता है मेरे भाई अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। दूसरा होता है सिंपल ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है ना, जिसको हम कॉमन टेंजेंट के नाम से जानते हैं। दोनों क्या होता है देख लो, जैसे 2 सर्किल है मेरे भाई, ठीक है ना, ये 2 सर्किल है, ठीक है ना, तो इसके बीच ये दोनों को मिला के एक टेंजेंट खींचते हैं मेरे भाई सीधा सीधा, तो जो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है मेरे भाई, और ये दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 है मेरे भाई, ये R2 है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी D है, तो इसको हम कॉमन टेंजेंट के नाम से सिर्फ जानते हैं, मतलब कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो इसका होता है मेरे भाई इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है AB बराबर, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होता है मेरे भाई AB बराबर इन दोनों केंद्र वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी यानी D² माइनस मेरे भाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, इतना होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और केस बनता है कि एक सर्किल है मेरे भाई, एक और सर्किल ये है, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचते हैं यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये ए है मान लेते हैं, ये बी है मेरे भाई, और इन दोनों के वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है ना, ये मान लेते हैं डी, ये भी मान लेते हैं, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बीच का रिलेशन होता है यानी ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का जो, और इसके बीच का रिलेशन जो होता है ए बी बराबर होता है मेरे भाई √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इतना होता है। सिर्फ अंतर ये होता है ना कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट में यहाँ प्लस हो जाता है और कॉमन टेंजेंट में माइनस रहता है, बाकी वही माइनस है, सब कुछ A to Z है, ठीक है ना। लेकिन आपसे दिया है पूछ क्या रहा, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट मतलब ये फार्मूला लगाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, सिर्फ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछता है कॉमन टेंजेंट, तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है ना। देखिए एक ही सवाल में दो जितना भी केस बनता सब लिख दिए, ठीक है।
तो आप देखिए इसको मिटा रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो है बैठा देंगे। तो इसकी लंबाई दिया हुआ ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की, मतलब ये जो है डी की ए बी की लंबाई दिया हुआ, ठीक है ना। तो ए बी की लंबाई 8 दिया हुआ है मेरे भाई, अंडर रूट जो है इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, इन दोनों वृत्तों के बीच की दूरी यानी डी पूछ रहा है। तो यानी डी स्क्वायर रहने देते हैं माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी 6 प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 64 बराबर डी स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 81 हो जाएगा मेरे भाई। तो डी स्क्वायर बराबर कितना होगा 145 हो जाएगा, ऐड होगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई रूट 145 हो जाएगा, जो कि डी क्या है, ये ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, डी बराबर। तो यही आपसे पूछ रहा है दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, सॉरी डी जो है दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है, ए बी है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो आपके सामने आ गया रूट 145 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना। आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उस अनुसार आपको बनाना जैसा आएगा, ठीक है ना, जो पूछेगा, ठीक, दोनों बता दिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों एक और सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है ये। देखिए बोल रहा कि त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 8 है तथा ए सी बराबर 10 है, और जितना भी ये लंबाई है ना मेरे भाई सब में इकाई लगा हुआ है, ठीक है ना। आप इस मान कर चलिए सबका यूनिट मतलब लास्ट में इकाई लगा हुआ, सेंटीमीटर नहीं है, इतना इकाई इतना इकाई इतना इकाई, ठीक है ना। फालतू का नहीं लिखे, भर जाता बोर्ड नहीं तो। उसके बाद बोल रहा है एम जो है ए सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी एम बराबर जो है 5 है, यानी 5 इकाई है, ठीक है ना। एक बिंदु डी जो है डी के साथ एक त्रिभुज बी एम डी बनाया जाता है तथा त्रिभुज बी एम डी जो होता है ना वो त्रिभुज ए बी सी के समरूप होता है, ठीक है ना। तो जिसमें बी एम बटे ए बी बराबर बी डी बटे ए सी दिया है, तो आपसे पूछ रहा है बी डी की लंबाई क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आपको त्रिभुज सबसे पहले ए बी सी में ए बी बराबर 6 बी सी बराबर 8 और ए सी बराबर 10 दिखने पर आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई, तो बोलिएगा 6 8 10 जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो है ना साइड दिख रहा है, ठीक है ना, ट्रिपलेट का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं जो दिख रहा है मेरे भाई एंगल, जरूरी नहीं है कोई भी बना लीजिए, लेकिन ये दिख रहा है ट्रिपलेट का, हम तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए इसमें ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी। अब ए बी बराबर 6 दिया हुआ है मेरे भाई, बी सी जो है 8 है और ये 10 है, ठीक है ना। और m जो है AC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BM बराबर 5 है, ठीक है ना। AC पर एक बिंदु M जो है ना इस प्रकार है कि मेरे भाई BM की लंबाई टोटल जो है ना वो 5 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि जो मेरे भाई ये 5 है किसका आधा है, AC का आधा है, यानी हाइपोटेनस का आधा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का आधा क्या होता है मेरे भाई h/2 क्या होता है, तो बोलिएगा होता है बाह्यवृत्त की त्रिज्या, मतलब कैपिटल R होता है। R बराबर समकोण त्रिभुज में बाह्यवृत्त की त्रिज्या यही ना होता है, कैपिटल R बराबर हाइपोटेनस का आधा होता है। और स्मॉल r क्या होता है मेरे भाई, अंतः केंद्र, तो P प्लस बी माइनस h/2 होता है। ये लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज का स्पेशल केस ट्रिक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। और PBH से परिचय ही है, PBH, ठीक, ये एडिशनल चीज बताएं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 5 जैसी BM दिया मेरे भाई, मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये हाइपोटेनस का आधा है, मतलब ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या है। बाह्यवृत्त की त्रिज्या है तो ये हाइपोटेनस हो तो ये परपेंडिकुलर ही होगा मेरे भाई, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो अब ये 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि BMD बनाया जाता है। अब देखिए एक बिंदु D के साथ एक त्रिभुज BMD बनाया जाता है, ठीक है ना। अब BMD त्रिभुज बनाएंगे, BMD अब कहाँ लेंगे हमको नहीं पता। D चाहे तो इस भुजा BC पर भी ले सकते हैं, चाहे भुजा AB पर भी ले सकते हैं, चाहे भुजा AC पर भी ले सकते हैं। लेकिन आगे क्या बोला गया है मेरे भाई, देखो कि त्रिभुज BMD जो है त्रिभुज ABC के समरूप होगा, मतलब ABC के समरूप, ABC के समरूप, B 90 डिग्री बीच में है तो M भी जो है 90 डिग्री बीच में है, तो यहाँ BMD। अब यहाँ पर यदि ये लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर D ले लेते हैं, तो देखिए त्रिभुज बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन क्या BMD ABC के समरूप होगा, B 90 डिग्री, यहाँ M भी होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री तो है ही नहीं, यहीं पे आप काट देंगे तो कम गया 90 डिग्री। उसी तरीके से AB भुजा पर लीजिएगा तो भी
काम नहीं करेगा। तो आपको मेरे भाई हर हाल में जो है ना इसी पर लेना पड़ेगा आपको डी बिंदु, एसी पर भी या तो एम के उधर ले लीजिए या एम के इधर ले लीजिए। ठीक, अब इसको मिलाते हैं मेरे दोस्त। देखो ये त्रिभुज बन गया, बी एम डी समरूप हो गया ए बी सी के। बी एम ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ए बी 90 डिग्री है, तो अब ये समरूप हो गया। अब दिया है समरूप हो गया तो इतना तो होगा ही मेरे भाई, नहीं भी देता तो इतना हम करते हैं, और दे दिया अच्छी बात है। तो बी एम बटे ए बी, अब बी एम देखिए क्या होगा, बी एम बटे ए, बी एम का मान कितना लिख देता हूँ, बी एम बटे ए बी बराबर बी डी बटे ए सी। तो आपसे पूछा बीडी की लंबाई, बीडी रहने देते, बी एम की लंबाई कितना होगा मेरे भाई 5 है, 5 बटे ए बी कितना होगा 6 हो जाएगा, बराबर बीडी ही पूछ रहा तो बीडी रहने देते। ए सी की लंबाई कितना हो जाएगा तो 10 है, 3 दूना 6 5 दूना 10, तो 25 बटे कितना आएगा मेरे भाई 3 बराबर बीडी। तो आपसे यही पूछ रहा है बीडी की लंबाई कितनी होगी, तो 25 बटे 3 इकाई हो जाएगा। ठीक है ना, कितना अच्छा सवाल था, देखिए कितना इजी तरीके से कर दिए। आपको इसके अलावा भी एडिशनल चीज बता दिए मेरे भाई, दो चीज बता देंगे। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से ये चीज। ठीक है ना, तो पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना साथियों, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। ठीक है ना, मतलब वही वृद्धि रहे पहले जो था, यानी कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में भी करा चुके हैं, फिर बोल रहा हूँ कि आप जाकर जरूर देखिए एक बार, उसके बाद देखने के बाद पता चलेगा क्या वाकई में टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही धाकड़ एक सीरीज है। ठीक है ना, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, किसी वस्तु के मूल्य में X% या Y% की वृद्धि या कमी होने से एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करे ताकि उसका खपत जो है मेरे भाई, व्यय जो है ना, उसका खर्च पूर्ववत रहे, मतलब जो पहले था वही अभी भी रहे। ठीक है ना, यानी कांस्टेंट रहे। तो देखिए एक बार मूल्य में वृद्धि होगा तो उसकी खपत में तो कमी करनी पड़ेगी, या फिर मूल्य में कमी होगा तो खपत में वृद्धि करना ही पड़ेगा, तब जाकर व्यय जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो सीधे क्या करना, पूछ क्या ना मेरे भाई, वृद्धि होती है यहाँ पर जितना भी होता है मेरे भाई, जैसे X% वृद्धि होता है या Y% कमी मान लेते हैं होता है। ठीक है ना, तो वही चीजें लिख देना, X बटे यहाँ वृद्धि हो रहा है ना, 100 प्लस कर देना X मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। ठीक है ना, यदि कमी हो रहा है मेरे भाई तो Y बटे 100 माइनस Y कर देना इंटू 100 कर देना। ठीक है ना, यदि यही चीजों को लिखते हैं तो डायरेक्ट आप मान लिया प्लस माइनस के % की वृद्धि या कमी हो रहा है तो वही चीजें लिख दी हैं, 2 बार लिखे हैं, प्लस माइनस चाहते तो एक ही में निपटा सकते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ हो क्या रहा है मेरे भाई, 35% की वृद्धि, तो कुछ नहीं करना है, ये कर देना है। तो 35 बटे मेरे भाई 35% की वृद्धि और 135 इंटू 100 कर देना। ठीक है ना, यदि 35% की कमी होता तो यहाँ पर यहाँ बताता, बोलता वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, वहाँ कमी हो रहा था यहाँ वृद्धि तो करेगा ही, तब ने जाके खर्च जो है वो पूर्ववत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये को बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या दूसरा घटेगा तो ये को बढ़ेगा ना। तो अब देख यहाँ पे देखिए 7 पचे 35, ये 27 पचे 135, तो 700 बटे मेरे भाई 27 हो जाएगा, तो 27 दूनी 54, ये हो जाएगा 16, 27 पचे 135, अब मेरे भाई ये 27 तो आएगा ही, तो कितना हो जाएगा 27 पचे, हाँ तो ये 25 बच जाएगा। ठीक है ना, 35 5 40 60, हाँ तो इतना प्रतिशत हो जाएगा, 25 सही, 25 बटे 27% की कमी करनी होगी। ठीक है ना, यही सवाल यदि मेरे भाई उल्टा रहता तो 35% की कमी रहता तो यहाँ पूछता वृद्धि, तो बस वही कर देते जो चीजें बताएं। ठीक है ना, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, बस जो बताएं वो कर देना। ठीक है ना, कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, भाई हम ये भूल जाएंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, सबका इलाज है। देखिए मान लेते कोई वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होता, मान ले कोई वस्तु जो है ना 100 रुपये पर केजी बिक रहा था। ठीक है ना, इसका रेट था। ठीक है ना, अब हम खरीदते हैं मेरे भाई, ये खरीदते हैं मेरे भाई, हम मान लेते हैं 100 केजी खरीदते हैं, इसका टोटल अमाउंट खरीदते हैं 100 केजी खरीदते हैं। ठीक है ना, तो टोटल खपत कितना होगा खर्च मेरे भाई, तो 100 गुने 100 करेंगे तो इतना हो जाएगा खर्च।
अब बोल रहा है कि 35% की वृद्धि होता है वस्तु के मूल्य में, ठीक है ना। तो वस्तु का मूल्य 100 रुपया पहले माने, 35% वृद्धि होता है तो 135 हो गया वस्तु का रेट। और उसके बाद बोल रहा है इस परिवार को वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी मतलब इसमें कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च वही रहे जो पहले था, यानी 10,000 पहले था वही रहे। अब नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये डिवाइड करिएगा 135 से, जो भी आएगा वैल्यू वो वैल्यू इससे कंपैरिजन कर दीजिए। मान लिया जाए 75 आ जाएगा, मान लेते हैं बात के माने। अब जिसे देखिए इसको 27 7 5 35 200 बटे असल में 7 आ रहा है ना, 200/7। अब कंपैरिजन करते रहिए। यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना प्रतिशत बढ़ा है या घटा, कमी करनी होगी, कमी ही हुआ होगा, तो आप करते रहिए। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन रुक जाएगा आपका, ठीक है ना। इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई, आप ये फार्मूला याद रखिए, सीधे क्वेश्चन को निपटा दीजिए, ठीक है ना। दोनों तरीका बताएं, और भी 1-2 तरीका पता है, लेकिन फिलहाल अभी यहीं पर रखिए। उसके बाद नहीं तो ज़्यादा सीखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सॉलिड आपको दे रहे हैं ताकि एकदम सीधे सेटल रहे दिमाग में, ठीक है ना। पसंद आ रहा है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। देखो पसीना पसीना हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन बताने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बेचारे हमारे भाई हैं जिनको डिविजिबिलिटी का भी रूल अभी नहीं पता है, जो अभी स्टार्टिंग में मतलब अभी स्टार्ट ही किए हैं एग्जाम की तैयारी करना। देखिए बोल रहा है कि यदि 1 2 3 4 5 6 7 और y जो है, ये नंबर जो है मेरे भाई 8 डिजिट का है, 11 से डिवाइड है, विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा। यदि ये संख्या जो है 11 से विभाजित है तो उस y के जगह क्या होगा रखें कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 11 के डिविजिबिलिटी का रूल पता आपको होना चाहिए। 11 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या होने का कंडीशन होता है मेरे भाई कि जो भी नंबर है ना, जितना भी नंबर, सभी नंबर के अल्टरनेट को जोड़िए, ठीक है ना। जैसे इस 1 का अल्टरनेट नंबर कितना है 3, तो 1 को 3 से जोड़िए, फिर 3 का अल्टरनेट कितना, इसी तरीके से अल्टरनेट को जोड़ते रहिए, ठीक है ना। 1 के बाद अल्टरनेट 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, जोड़िए। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 7 कितना होगा 16 होगा, ठीक है ना, 16 होगा। अब 16, अब उसके बाद ये दूसरे डिजिट को देखिए, इसका अल्टरनेट नंबर, इन सभी को फिर जोड़िए, कितना होगा 2 4 6 6 6 12, 12 और प्लस वाई होगा मेरे भाई, होगा ना, तो हो जाएगा 12 + वाई। अब देखिए इन दोनों नंबर का मेरे भाई डिफरेंस, अब देखिए 2 नंबर आ गया, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कर लीजिए, और ये डिफरेंस जो मेरे भाई 0 के यदि बराबर आ जाता है तो वो संख्याएं 11 से विभाज्य होती है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन दोनों, देखिए अल्टरनेट नंबर को हम ऐड किए, और दोनों नंबर के डिफरेंस यदि 0 के बराबर आ जाता है, या 11 आ जाता है, या 22 आ जाता है, या 33 आ जाता है, या 11 का मल्टीपल आ जाता है, ठीक है ना। 11 का मल्टीपल मैं लिख देता हूँ, सब कुछ लिख दूंगा मेरे भाई, मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल आ जाता है तो वो नंबर मेरे भाई 11 से विभाज्य होगा, मतलब 11 से वो डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि भाई 16 - 12 + 22 कर दिए, क्यों 12 + 22 - 16 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, देखो ना हम दोनों करके बताएंगे। तो आप किसी में से भी किसी को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। 4 - y मेरे भाई बराबर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, इसी तरीके से। अब देखिए हम 0 लेकर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले छोटा वैल्यू लेकर देखते हैं। 0 यदि होता तो क्या होता मेरे भाई, तो यहाँ 0 होता, लेकिन यहाँ y बराबर क्या है, यहाँ y के मान क्या रखेंगे कि 0 के बराबर आ जाए, तो बोलिएगा 4 रख दीजिए y का मान, तो 0 आ जाएगा आराम। तो ये संख्याएं जो है 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसको करते हैं पहले, तो 12 + y - 16 बराबर 0 करते हैं, या 11 या 22, इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा, y - 4 आ रहा बराबर 0, पहले 0 लेकर करते हैं, तो y बराबर भी यहाँ फाइनली 4 रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ से भी सेम चीज यहाँ रहा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है 11 का भी मल्टीपल होगा तो वो संख्याएं 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना मेरे भाई। पसंद आया ये डिविजिबिलिटी का रूल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
साथियों एक और सवाल है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके का बहुत पूछा जाता है। बोल रहा है कि यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य मेरे भाई वो 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि x कलमों का विक्रय मूल्य y कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करना है मेरे भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख देना है, ठीक है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेना, ठीक है ना। जो विक्रय मूल्य है मेरे भाई उसके सामने जो क्रय मूल्य है ना, उसके सामने ये विक्रय मूल्य वाला चीज उल्टा लिख देना, बस सीधी सी बात है। अब यहाँ क्रय मूल्य लिखे है ना, तो क्रय मूल्य वाला ये नहीं लिखाएगा नंबर, ये क्रय मूल्य है ना, 140 कलमों का क्रय मूल्य ई वाला दिखाएगा, विक्रय मूल्य के वैल्यू लिखाएगा तो 100 होगा। और ये जो है विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य में लिखाएगा तो 140 लिखाएगा। अब देखिए कलम एक, अब ये समझिए कि एक कलम का मूल्य 100 रुपया है और बेचता है 140 रुपया में, तो लाभ कितना होगा मेरे भाई, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत अंतर कितना 40 का है, तो लाभ पूछ रहा है सीधे 140%, 140 है ना, तो सीधे 40% लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है ना। और ये असल में होता कैसे है ये भी बता देते हैं। देखिए इसका सब पता चल गया ना, उल्टा लिख देना, ठीक है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उल्टा लिख देना। अब देखिए होता क्या है ना, जिसे देखिए 100 कलमों का विक्रय मूल्य, मान ले 100 कलमों का विक्रय मूल्य मेरे भाई मान लेते हैं एसपी है, ठीक है ना। एक कलमों का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 100 कलमों का 100 एसपी, और ये जो है 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 140 एक कलमों का क्रय मूल्य सीपी, 140 कलमों का क्रय मूल्य 140 सीपी हो जाएगा, यानी दोनों बराबर है, बोल रहा है बराबर है बस। अब देखिए सीपी बटे एसपी निकाल लेते हैं, यदि यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 100 बटे 140 निकाल लिए ना, तो क्रय मूल्य 100 आया, और विक्रय मूल्य 140 आया, फाइनली रेशियो में आया है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में आया तो उससे फाइनली तो सब कुछ कट ही जाएगा ना। तो आप चाहें तो इसको 5:7 भी लिख सकते हैं, यानी क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 7 है, तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं कितना प्रतिशत आएगा। और वही असल में किया गया है, ठीक है ना, एक दूसरे को उल्टा करके, इसीलिए ट्रिक बनाकर दे दिया जाता है कि इस तरीके से उल्टा आप इन्वर्सली लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखना है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार और याद दिला दें, जो भी भाई इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक नहीं किए वीडियो को अब तक, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए संभव हो सके तो, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई बहुत ही मेहनत करके इतना लिखते हैं, ठीक है ना, पसीना पसीना हो जाते हैं, पूरे विंडो और गेट मेरा बंद रहता है, ठीक है ना। और आप समझ सकते हैं पसीना कितना आ रहा है, तो कम से कम जितना बताते हैं 13 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जो है इसका कम से कम कुछ आप इसके लिए एहसान कर दीजिए कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए कम से कम, ठीक है ना। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा कि दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। ए बी दोनों वृत्तों की एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है, ठीक है ना। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी का मान आपसे पूछ रहा। मेरे भाई ये सीजीएल मेंस में जो है ना, सीजीएल मेंस में ये 2022 में पूछा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे भाई 2022 में पूछा था, बहुत ही पूछा जाता है, सिर्फ 22 में नहीं और कितना बार पूछा है पता नहीं। तो देखिए दो वृत्त है मेरे भाई, एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करती है, ठीक है ना। तो बिंदु O पर स्पर्श करती है, मान लेते हैं बिंदु O पर स्पर्श करती है यहाँ पर, ठीक है ना। और ए बी दोनों वृत्त की एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में पढ़ाए थे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेकिन यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की सिर्फ बात कर रहा, मतलब दोनों वृत्त में एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब सिर्फ सरल स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ए बी है तो नाम दे देते हैं ए बी मेरे भाई, और इन दोनों वृत्त की त्रिज्याएं जो है मेरे भाई दिया हुआ है, एक का 9 है, दूसरे का जो है मेरे भाई वो है 4 है, ठीक है ना। तो आपसे ए बी का मान पूछ रहा, तो जब भी दो वृत्त की त्रिज्याएं दी रहेगी और दोनों वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है और उन दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछेगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2√R1 इंटू R2 हो जाएगा। ये चीज आप गांठ बांध कर रख लीजिए मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। जब दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई रहेगी और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, तो उन दोनों वृत्तों के
जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा उसकी लंबाई आपसे पूछेगा तो सीधे कर देना 2 इंटू अंडर रूट R1 इंटू R2। अब देखिए ए भी बराबर क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट R1 इंटू R2। R2 कितना, R1 कितना 9 इंटू R2 कितना है मेरे भाई 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 36 हो जाएगा, 36 का 6 निकल जाएगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी ए बी। आपसे यही पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना साथियों, आज तक रहने देते हैं, यहीं तक स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन कराएं सभी के सभी आपको समझ आया होगा और सभी के सभी अच्छा क्वेश्चन कराएं मेरे भाई, सभी में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला और बताएं भी। ठीक है ना, उसके अलावा भी एडिशनल चीज जो था पॉइंट्स वो भी बता देंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब एक ही बार बता देंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, बस हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है ना, और एक एहसान कर दीजिए कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना साथियों, तो मिलते हैं फिर पार्ट 2 लेकर आते हैं सेट नंबर 14 का। ठीक है ना, तब तक के लिए आप लोगों इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद नोट्स में बनाइए, उसके बाद संभव हो सके तो जो भी ट्रिक है उसको ध्यान में रखिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं साथियों में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।